नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। दोस्तों, आज का टॉपिक केमिस्ट्री से ली गई है। ठीक है दोस्तों, जो आज से शुरुआत होगी और यह केमिस्ट्री का टॉपिक पार्ट वाइज आएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 से 5 पार्ट में पूरे केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर से सुपर फास्ट रिवीजन चलेगी। सुपर फास्ट रिवीजन इसमें क्या होगा कि 30 से 35 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर पूरे केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, यदि पांचवी अवस्था पूछे तो पांचवी अवस्था होती है बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, पांचवी अवस्था है बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस। यही 5 अवस्था है पदार्थ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? दोस्तों, यदि शर्करा और नमक का मिश्रण है तो यदि उसे अलग करना पड़े तो किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा? रवाकरण, आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, वर्ण लेखन विधि या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, शर्करा और नमक के मिश्रण को रावाकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? रावाकरण। रावाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्राइस्टलीसेशन। क्राइस्टलीसेशन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपके ऑप्शन में क्राइस्टल भी लिखा रहेगा या रावाकरण भी लिखा रहेगा। दोनों में जो रहेगा वो आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, तो शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? रावाकरण। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। कार्बनिक मिश्रण को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? रावाकरण विधि, आसवन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, भाप आसवन विधि द्वारा या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, कार्बनिक मिश्रण को भाप आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं, शुद्ध करते हैं। किससे करते हैं? भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, खनिज तेल से डीजल पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग करते हैं? यदि खनिज तेल से डीजल पेट्रोल को अलग करना पड़े तो किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा? रावाकरण विधि, आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, वर्ण लेखन विधि या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, खनिज तेल से डीजल पेट्रोल को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। आंसर बी। किससे अलग करते हैं? आसवन विधि। इसको आंशिक आसवन भी बोल सकते हैं। यदि एग्जाम में आंशिक आसवन रहे तो घबराना नहीं, ठीक ना? आंशिक आसवन। ठीक है, इस आंशिक आसवन के द्वारा ही मिट्टी तेल का भी, कोल तार का भी, डीजल और पेट्रोल सभी का क्या करते हैं? डीजल पेट्रोल को अलग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, पोलोनियम
या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम होता है। आंसर डी। कौन सा होता है? पोलोनियम। दोस्तों समस्थानिक होता क्या है? तो दोस्तों समस्थानिक उसे बोलते हैं जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1H1 1H2 1H3, ये हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर वालों को परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ परमाणु क्रमांक देखिए 1 1 1, ठीक है, क्या है? समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिए 1 2 3 भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसे ही बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? 7 8 9 11 या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 होती है। आंसर सी। कितने होते हैं? 9। यदि आवर्त पूछे तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त होते हैं 7। ठीक है, तो आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? किसके नियम पर आधारित है? मेंडलीव के नियम पर, मोसले के नियम पर, चार्ल्स के नियम पर, बॉयल के नियम पर, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? मोसले ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित किया था? मोसले ने। ठीक है, और पुरानी वाली मेंडलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव ने। पुरानी वाली, जो पुरानी आवर्त सारणी थी, ठीक है, उसको मेंडलीव ने, और नए वाले को मोसले। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? पुरानी वाली में और आधुनिक वाली में आवर्त और वर्ग दोनों के बराबर ही है। आवर्त 7 और वर्ग 9, ये पुरानी वाली में भी और आधुनिक वाले में भी। लेकिन एक अंतर, खास अंतर ये है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी होता है वह परमाणु भार के, किसके? परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, परमाणु भार के, किसके? मेंडलीव के आवर्त सारणी में। और मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु संख्या, किसके? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इतना बस याद रखना। मोसले रहेगा तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे, और मेंडलीव रहेगा तो परमाणु भार के आवर्त फलन होंगे। ठीक है, बाकी आवर्त और वर्ग दोनों में बराबर ही है। आवर्त 7 वर्ग 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ रहा है, किसकी होती है? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, हाइड्रोजन की, आर्गन की, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रॉन में दोस्तों देखिए क लगा हुआ है बीच में, आधा क लगा हुआ है, क्लोरीन में भी आधा क लगा हुआ है, इसीलिए आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे, इलेक्ट्रॉन क लगा हुआ है, आधा क, ऑप्शन में भी रहेगा क्लोरीन, तो क्लोरीन में आधा क लगा हुआ है, तो आप आराम से बना दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की। क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है? विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, क्लोरीन की, हाइड्रोजन की, आर्गन की, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है?
फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की। क्वेश्चन नंबर 10, निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन उच्च होता है, निम्न होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। आंसर बी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनते हैं यहां से। यदि आपसे यह पूछ दिया जाए कि वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक क्या होता है, ऐसे रहे क्वेश्चन में, वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक क्या होता है, पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। 4a के तत्वों का गलनांक, तो इसका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होगा। ठीक है, और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। इतना बस याद रखना है आप। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाता है? यदि आवर्त सारणी में आप देखेंगे, यदि बाएं से दाएं की तरफ आप जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ यदि आप जाते हैं, तो परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आंसर बी। क्या होता है? घटता है। ठीक है दोस्तों, कौन? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार पूछेगा तो घटेगा। विद्युत घनात्मकता पूछे तो विद्युत घनात्मकता यह भी घटता है। ठीक है, परमाणु का आकार भी घटता है, विद्युत घनात्मकता भी घटता है। और इसके बाद यदि पूछे आयनन ऊर्जा, क्या पूछे? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा पूछे तो यह बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता पूछ दे तो विद्युत ऋणात्मकता पूछ दे तो यह भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रीति पूछ दिए तो इलेक्ट्रॉन प्रीति यह भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। अब दो चीज घट जाएगी, परमाणु का आकार और विद्युत घनात्मकता। ठीक है, परमाणु का आकार और विद्युत घनात्मकता घटेगा। बाकी तीन चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रीति, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा। ये क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, खाना पचाने में किसका यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? यदि सोना और चांदी को शुद्ध करना हो, ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का, जो प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में दोस्तों, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल। आंसर बी, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? यदि कपड़ा में जंग लग जाए
ठीक है दोस्तों, कपड़ा में क्या हो, जंग लग जाए तो उसके धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं? दोस्तों, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे एक और होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं? दोस्तों, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। आंसर बी। ठीक है, और सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड संतरा में होता है। किस में होता है? संतरा। ठीक है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है इमली में। किस में? इमली। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल दूध, दही में होता है। किस में? दही में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एसिड है, वो भी देख लीजिए। टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर, टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा नींबू में भी सिट्रिक एसिड होती है। सिट्रिक एसिड नींबू में होती है। ठीक है, चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी का डंक आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? चींटी का डंक, इसमें कौन सा होता है? चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक, मेथेनोइक। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल हुआ? सिरका में एसिटिक एसिड। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, वही क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं? दोस्तों, अभी आपने पढ़ा इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक। आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सोना एवं प्लेटिनम को यदि गलाना पड़े तब किस अम्ल का प्रयोग होता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोना एवं प्लेटिनम को शुद्ध करने में, यदि शुद्ध करना हो तो नाइट्रिक एसिड। ठीक है, लेकिन यदि गलाना हो तो, गलाना हो तो क्या, किसका प्रयोग करेंगे? सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? अम्लराज का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का, या नाइट्रिक एसिड का, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं? क्या होगा आंसर? दोस्तों, सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में अम्लराज का प्रयोग होता है। किसका होता है? अम्लराज। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अम्लराज में क्या होता है कि यह तीन अनुपात 1 के अनुपात में होता है। किसमें होता है? अरे क्या हो रहा है ये? 3 अनुपात 1 में रहता है। ठीक है, अम्लराज 3 क्या रहता है? तो 3 हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और 1 रहता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलकर बनता है अम्लराज। ठीक है, तो 3:1 में होता है। 3 में 3 के नीचे आएगा हाइड्रोक्लोरिक और 1 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। यही है अम्लराज। तो सोना और प्लेटिनम को गलाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? अम्लराज का। और सोना एवं चांदी को शुद्ध करने में, सोना एवं चांदी को शुद्ध करने में नाइट्रिक अम्ल का, सिर्फ नाइट्रिक अम्ल। और सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में नाइट्रिक और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं अम्लराज। आंसर ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीला लिटमस को हरा कर देता है, हरा लिटमस को पीला कर देता है, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। आंसर ए। क्या करता है? अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों। और क्षार का जलीय विलयन क्या करता है? क्षार करता है लाल को नीला कर देता है। क्षार रहे तो यह लाल से नीला हो जाएगा, और अम्ल का जलीय विलयन नीला को लाल कर देता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, अम्ल में ल है, ठीक है, ये क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर दिया, और लाल में भी ल है। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे अम्ल, इधर लाल, दोनों में ल और ल। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, बाद में लाल होगा क्योंकि अम्ल में ल है, तो बाद में ल अर्थात लाल। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ये लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाना है, तो जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ किया जाता है, तो उसको साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, अर्थात आंसर ई, प्रयुक्त में एक से अधिक। तो दो टाइप के अम्ल यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। ठीक है, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 20, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? यदि पेट की अम्लीयता को दूर करना पड़े तो किसका प्रयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आंसर डी। इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका यूज करते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने में, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी होता है। अग्निशामक यंत्र में भी यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, और पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बीपीएससी की समस्त तैयारी करा दी जाएगी आपको। एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन। कितना बार? 10 से 15 बार कम से कम रिवीजन कराया जाएगा एक टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, इस बार का बीपीएससी में रिजल्ट लेना मस्ट है। हर हाल में रिजल्ट होना ही चाहिए इस बार, यही इस चैनल का मकसद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।